हाँ हो गया, हाँ बिल्कुल सही बोला। चले श्वसन तंत्र देखते हैं। श्वसन तंत्र देखने से पहले आपको पीछे याद दिला दे, पाचन तंत्र हमने पढ़ा हुआ था। पाचन तंत्र में हमने खाना खाया था, अमाशय में पचा था, छोटी आंत में आया था। छोटी आंत के बाद जो बड़ी आंत में आने से पहले एक जगह था विलाय, वहां पे खाना ग्लूकोज के फॉर्म में जमा हो गया था, याद है, जिसको हम बोलते थे C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्म था। ये ग्लूकोज के फॉर्म, यहां से बहुत सारे ब्लड वेसल्स जुड़े हैं और ये ब्लड वेसल्स यहां से ग्लूकोज को हर एक कोशिका में ले जाएगा, हर एक सेल कोशिका में ले जाएगा और वहां से कोशिका टूटेगा और कोशिका को तोड़ने के लिए कोशिका के पास ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आएगा कहां से? हम अपने सांस के द्वारा इस ऑक्सीजन को लेंगे। जब हम लेते हैं ना सांस, तो ऑक्सीजन इसके द्वारा हम लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। अच्छा, श्वसन तंत्र सिर्फ मानव में ही नहीं होता, बहुत सारे जीव जंतुओं में भी होता है, तो थोड़ा इसके बारे में इंट्रो देख लेते हैं। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्वसन का मतलब सांस लेना और छोड़ना, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन, वो जो ग्लूकोज C6H12O6 जो था वो टूटेगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और वहां से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, इसमें और भी चीज बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, प्लस ये ऊर्जा बनता है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम बहुत सारे कार्यों में करते हैं। इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। इसका सिंपल सा रिएक्शन अगर बात बोले, C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस जल निकलेगा प्लस ऊर्जा निकलेगी 673 कैलोरी, ये ऊर्जा निकलेगी। और इस ऊर्जा का प्रयोग हम कोई भी काम करने के लिए करते हैं। और H2O पसीना के द्वारा या टॉयलेट के द्वारा निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा हम छोड़ देते हैं, समझे। और इस ऊर्जा का प्रयोग हम कर लेते हैं। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जब आप गाड़ी चलाते, मोटरसाइकिल चलाते तो पेट्रोल चाहिए होता है आपको, तो पेट्रोल उसकी गाड़ी के लिए क्या ईंधन है। ऑटो चलाते तो CNG चाहिए, बैटरी रिक्शा के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो इसका फ्यूल है। तो हमारे शरीर का जो फ्यूल कौन है? यही है, ग्लूकोज है। और ये कोशिकीय ईंधन क्यों है? क्योंकि ये जो ऊर्जा हमें मिल रही है कोशिका के अंदर मिल रही है। कोशिका के अंदर कैसे ऊर्जा मिल रही है वो हम आगे देख लेंगे। क्लियर? तो इसी को कोशिकीय ईंधन यानी कि सेल फ्यूल भी कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया जीव जगत तथा पेड़ पौधों सभी में होती है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे सिर्फ ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं, वो अपना भी प्रयोग कर रहा है लेकिन कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में ये क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। श्वसन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, अभी हमने बताया C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ प्रयोग हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और 673 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है और इसी ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए बहुत सारे प्राणी हैं जो सांस लेते हैं। जैसे हम लोग कहां से सांस लेते हैं? नाक के द्वारा हम अंदर लेते हैं, फिर ट्रेकिया में जाता है और फिर ये फेफड़ा। तो अधिकांश हम जो सांस लेते हैं फेफड़ा से। ये रास्ता है, अगर आपके यहाँ पे छेद कर दिया जाए ना फिर भी आप सांस ले सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इस चीज को ध्यान रखिएगा। फेफड़ा से सांस लेते हैं, यहाँ भी अगर छेद कर दिया जाए, नाक को बंद कर दिया जाए तो सांस ले सकते हैं। कभी कभी सर्दी में नाक जाम हो जाता है तो आप मुंह से सांस लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जरूरी नहीं नाक से सांस लेते हैं, सांस हम कहां से ले रहे हैं? फेफड़ा से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे प्राणी के जो श्वसन अंग है वो अलग अलग है। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब जिनके पास वो सब क्या है, किससे लेते हैं? फेफड़ा से। जैसे मानव वानव, जैसे शेर वेर, वो स्तनधारी में आते हैं। वो सब कहां से सांस लेते हैं? फेफड़ा से, लंग्स से। मछली आपको पता है गिल से लेता है, क्लोम या गलफड़ा से। उनका एक अपना गलफड़ा होता है जो पानी से निकाल के, हाँ पानी से ऑक्सीजन को निकाल के वो लेता है। मेढक 3 अवस्था में है। बच्चा वाला गिल से या गलफड़ा से सांस लेता है, जवानी वाला फेफड़ा से लेता है, और जब एकदम बुढ़ापा में चला जाएगा, या बुढ़ापा नहीं कहेंगे, निष्क्रिय अवस्था यानी कि जमीन के नीचे जब चला जाएगा मेढक, तो वो किससे सांस लेगा? स्किन से, अपना चमड़ा से। बात समझे? तो इसको ऐसे बना लीजिएगा, बच्चा वाले को टेडपोल कहा जाता है, समझे? वो किससे लेता है सांस? गिल से। जवानी में लेता है ये फेफड़ा से, और जब जमीन के नीचे निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तो किससे लेता है? स्किन से। स्किन मतलब चमड़ा से, चमड़ी, त्वचा से। चमड़ा नहीं बोले तो असली मायने में क्या बोलेंगे? त्वचा से लेता है। यहां तक समझने में दिक्कत है? और आ जाइए कीट।
जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ट्रेकिया से, ट्रेकिया का मतलब ये श्वास नली, हम लोग भी श्वास नली से ले सकते हैं, श्वास नली से नहीं लेते हैं, श्वास नली रास्ता है फेफड़ा तक हवा जाने का। क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा सा, ये है हमारा पूरा श्वसन तंत्र मानव का, जहां से हम यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से सांस अंदर जाता है, फिर यहाँ पे ये बढ़ जाता है। तो उसको हम देखें तो इसको हम इस तरह से बांट सकते हैं। मनुष्य का श्वसन हम नाक से हम सांस लेते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं, नाक में बाल वाल होता है, वो हवा को शुद्ध करता है, हवा में जो भी धूलकण है वो नाक के बाल में चिपक जाता है और हवा रिफाइन होकर आपके अंदर में जाती है। नाक से आती है ग्रसनी, ग्रसनी याद है खाना जब हम पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे उस समय में पढ़ाए थे, ग्रसनी में आती है, यहाँ पे खाना और हवा दोनों ट्रेवल करती है। ग्रसनी, ग्रसनी के नीचे स्वर यंत्र होता है, ये जैसे उभड़ा हुआ है ना, इसको यहीं पे वोकल कॉर्ड होता है आपका, जहां से आवाज निकलती है, स्वर कोश, समझे? स्वर यंत्र में आता है, फिर ये श्वास नली में आता है। श्वास नली कौन है बेटा? ये है श्वास नली, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना रेड, ये है श्वास नली। आपको भाई रेड तो है ही, कुछ और कलर करो, ये कलर कहाँ आएगा, मिल नहीं जा रहा है, चलो हटा कोई बात नहीं। ये जो देख रहे हो ना, देखिए ये है श्वास नली, ठीक है? श्वास नली के बगल में श्वसनी बटेगा, ये है श्वसनी, ये है क्या? श्वसनी। श्वसनी के बगल में यहाँ पे श्वसनिका बटेगी, क्या बटेगी? श्वसनिका, छोटा 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 श्वसनी बटेगी। श्वसनिका के बगल में यहाँ पे कुपिका कोश होगा, क्या होगा? कुपिका कोश, कुपिका, ये कुपिका ऐसे ऐसे गोल गोल रहेगा, ये देख रहे हो, ये कुपिका कोश मेन है, ये यहीं पे ऑक्सीजन को लिया जाता है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, ठीक है? और ये ही हो गया आपका, ऐसे ऐसे करके कर दो तो क्या बन जाएगा? फेफड़ा। दिख रहा है फेफड़ा? ये है पूरा कार्यविधि। नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, इन तीनों को हम डायरेक्ट में बोल देता हूं सिंपल फेफड़ा। कोई दिक्कत? श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका में, कुपिका कोश में ये ऑक्सीजन जाएगा। कुपिका कोश से ब्लड वेसल्स जुड़े होंगे, अब ब्लड में ऑक्सीजन चला जाएगा, जो हम देखेंगे ब्लड वाले वो उसमें परिसंचरण तंत्र में, जहां से ये वहां पे पहुंचा देगा। तो कुपिका कोश, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कुपिका कोश में, कुपिका कोश से कहां चला जाएगा? श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका से श्वसनी में, फिर श्वास नली, फिर स्वर यंत्र, फिर ग्रसनी, फिर नाक के द्वारा बाहर, तुरंत तो ये काम हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। अब देखते हैं प्रत्येक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाक, ये यहीं से हम सांस लेते हैं, इसलिए ये प्रथम अंग है। इसमें दो नासिका छिद्र होते हैं, ये छिद्र होते हैं। अच्छा, नासिका छिद्र जो है आगे नासा कपाट में खुलता है, इधर जो होता है नासा कपाट होता है, यहीं पे एक क्षेत्र होता है घान क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? घान क्षेत्र। इस क्षेत्र से ये हमको सुगंध आता है या सूंघने की शक्ति हमें मिलती है। नाक के बाद हमारा कहाँ पे पहुंचता है? ग्रसनी, जहां से हम खाना भी उसी मार्ग से जाता है और वो हवा भी इसी मार्ग से जाता है। कोई दिक्कत? नासिका वेश्मों से वायु पहुंचती है और यहां से वायु श्वास नली में पहुंच जाती है। स्वर यंत्र, यहाँ ग्रसनी है, ग्रसनी के नीचे स्वर यंत्र, यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करती है, यानी कि ग्रसनी और श्वास नली जो जुड़ती है स्वर यंत्र से ही जुड़ती है, यानी कि यहाँ पे ग्रसनी है, यहाँ पे स्वर यंत्र है, यहाँ पे श्वास नली स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? स्वर यंत्र ये वोकल कॉर्ड है, समझे? कि दीवार उपस्थियों के 9 टुकड़े द्वारा बनी होती है, ये छोटी छोटी हड्डी होती है जिसको उपास्थि बोले जाता है, ठीक है? ये इसके 9 टुकड़े बनके ये स्वर यंत्र बना होता है, जहां से आवाज निकलती है। लचीली तंतुओं के अंदर स्वर यंत्र में ही जहां से आवाज निकलती है, जैसे आपको खांसी होता है आवाज निकलती है, उसी के अंदर में स्वर कोश होता है जहां से आवाज निकलती है। फेफड़ों द्वारा निकली हुई वायु स्वर कोश को कंपित करती है। जब हम फेफड़ों से आवाज निकालते हैं, जब देखिए हम बोलते हैं तो हवा निकलती है और ये हवा क्या करती है? उसको कंपन देती है, कंपित करती है, वाइब्रेशन होता है और इसी से हमारा आवाज निकलता है। कुछ फिजिक्स का चीज है। बच्चों और महिलाओं में स्वर कोश छोटा होता है, इसलिए इसका तारत्व क्या होता है? ऊंचा होता है। इसलिए लड़कियों का, बच्चों का वजन मीठा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वर कोश होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। अब पुरुषों का क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए उसका तारत्व या आवाज जो है थोड़ा सा मोटा होता है या भारी होता है। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पे एक ढक्कन जैसी रचना होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है? हवा, हाँ,
गेटमैन है ये, चौकीदार जो बताता है, याद आया? पाचन, हाँ बिल्कुल। मनुष्य की गर्दन में स्वर कोश सामने की ओर उभरा होता है, ये देख रहे हो उभरा हुआ है, स्वर कोश उभरा है। चलते हैं फेफड़ा, फेफड़ा में हम सारा चीज पढ़ लेंगे, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और वायु कोष्ठक या कुपिका कोश। तो चलते हैं बेटा। अच्छा पहले श्वास नली देख लेते हैं। स्वर यंत्र पीछे की ओर श्वास नली में खुलता है, ठीक है। स्वर यंत्र, ग्रसनी, स्वर यंत्र, फिर ये श्वास नली, ठीक है, कोई दिक्कत? श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, यहाँ पे सांसी है। श्वास नली वक्ष गुहा में पहुंचते ही विभाजित होकर 2 श्वसनी में बढ़ जाती है। क्या बेटा? ग्रसनी, हाँ भाई, 2 भी आगे पहुंच जाता है। स्वर यंत्र, क्या है? श्वास नली, श्वास नली, श्वास क्या है? क्या है ये? श्वसनिका, श्वसनिका, श्वसनी भी बोलते हैं इसको, श्वसनिका इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया? फिर श्वसनी जो है वो श्वसनिका में विभाजित हो जाती है और इसी में कुपिका कोश होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुंचकर श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, अभी बताएं। श्वास नली श्वसनी में बढ़ गई, क्लियर है? हाँ। और ये श्वसनी श्वसनिका में बढ़ गई, कोई दिखे? और जिन्हें वायु कोष्ठक वाहिनियां भी कहते हैं। अब प्रत्येक वाहिनी का अंतिम छोटे छोटे वायु कोश में खुलता है। ये वायु कोष्ठक है इसमें, और ये कुपिका कोश है। यही बताए थे ना, वही चीजें रिपीट कर रहे हैं हम, बस समझते चलिए। प्रत्येक वायु कोष्ठिका, जहां से वायु आती है और जाती है, ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन जाती है, वो फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी कि यहीं से मेन काम होता है, जहां से मेन काम हो रहा वही उसका संरचना है। जैसे घर का मेन इकाई कौन है? ईंट, ईंट जोड़ जोड़ के ही घर बना है ना, तो यही वायु कोष्ठिका ही मेन है, फेफड़े का काम करता है। अब देखते हैं थोड़ा फेफड़ों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब पूरा ओवरऑल हो गया, बात समझे? अब ओवरऑल थोड़ा फेफड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। वक्ष गुहा, वक्ष गुहा इसको चेस्ट को जो दोनों तरफ होता है ना, उसको हम वक्ष गुहा बोलते हैं, ठीक है। दोनों तरफ एक लंबी, स्पंजी, गुलाबी और लगभग शंकुआकार फेफड़े मिलते हैं, जो आपको मैंने अभी फेफड़ा बना के दिखलाया था, ऐसे ऐसे करके था ना, ऐसे ऐसे करके था फेफड़ा। कुछ गंदा हो जाता तो माफ कीजिएगा। और यहाँ पे एक डायफ्राम भी होता है, समझे? उसको ताकत देता है भाई। प्रत्येक फेफड़ा में 2 कलाओं से घिरा राहत है, जिन्हें प्लूरा कहते हैं। दोनों से घिरा रहता है फेफड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। दोनों प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम प्लूरल गुहा बोलते हैं। देखिए बायोलॉजी में ना, जो भी स्पेस खाली स्थान मिलेगा ना, उसको गुहा बोला जाएगा। जैसे मुंह के बीच में खाली स्थान है, मुख गुहा। अमाशय के बीच में खाली स्थान है, अमाशय गुहा। बायोलॉजी में जहां भी खाली स्थान मिलेगा उसको क्या बोलेगा? गुहा बोलेगा, ठीक है ना। तो उसको कौन सा गुहा बोला जाता है? प्लूरल गुहा। जिसमें एक द्रव्य भरा रहता है, उस द्रव को भी बोला जाता है प्लूरल द्रव्य बोला जाता है। प्लूरल द्रव फेफड़ों को आघात या घर्षण जो लगेगा जब हम गिरते उड़ते हैं, तो इससे आघात से वो द्रव क्या होता है? ऐसे ऐसे करके होता है। जैसे बैलून में जब पानी भर देते हो, उसको छोड़ते तो थोड़ा ऐसे पचकता है, फिर वो होता है ना, तो बैलून को फटने से तो बचाता है। हवा भी बहता है तो वो अलग है। तो बैलून में जैसे आघात लगता है, फिर वो शेप में आ जाता है, वैसे ही वो भी काम करता है, ठीक है। मनुष्य के दाएं फेफड़े में 3 पालियां और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है। बाएं फेफड़े में क्यों 2 पालियां है? क्योंकि वहीं पे आपका हार्ट विराजमान होता है, दिल, समझे? इसलिए उधर 3 पालियां, इधर 2 पालियां होती है। बाएं फेफड़े की अवतली खांच को हृदय खांची भी कहते हैं। फेफड़े तक अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है, और यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहती है। वो धमनी क्या है, शिरा क्या है, इस चैप्टर से आगे वाले चैप्टर में चलेंगे, परिसंचरण तंत्र में। देखिए धमनी और शिरा कुछ नहीं होता है, मैं बता ही देता हूँ। धमनी हो गया, हृदय से जो बॉडी तक जाता है उसको हम बोलते हैं धमनी, ठीक है। और जो बॉडी से हृदय तक जाएगा उसको हम बोलते हैं शिरा। तो इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब कौन है? ऑक्सीजन वाला रक्त। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो किस में बढ़ता है? फुसफुस धमनी में। लेकिन धमनी में जो है ऑक्सीजन ही बहता है, और शिरा में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक्सेप्शन है कि फुसफुस धमनी में कौन बढ़ रहा है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं परिसंचरण तंत्र वाले में ना डिटेल कर दूंगा, क्लियर है?
फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाए। ये थोड़ा सा, ये दोनों जो पॉइंट है ना, मैं परिसंचरण तंत्र में क्लियर करवा दूंगा। तो हवा कैसे पहुंची समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया में हम 3 चीज यूज करते हैं। एक तो हम बाह्य श्वसन करते हैं। बाह्य श्वसन का मतलब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये बाहरी बाहर हो रहा है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसमें गैसों का परिवहन होता है। गैसों का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन लेते हैं, नाक के अंदर गया, ऑक्सीजन लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो यहाँ पे 2 चीज होगा, एक ऑक्सीजन का परिवहन और एक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। और दूसरा आंतरिक श्वसन। भाई हमने अंदर में ले लिया, ये अंदर में गया, सेल के पास गया, सेल भी तो कुछ काम करेगा उसका। तो ये 3 क्रिया होगी। क्लियर है? आपने सांस लिया, सांस लिया आपने, सांस छोड़ा, वो क्या हो गया? बाह्य श्वसन, क्योंकि आप बाहर से ले रहे हैं तो छोड़ रहे हैं। फिर आपने जो लिया वो अंदर में इसका परिवहन हुआ, किसका किसका? ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, परिवहन। फिर ये सेल जहां पे आपने कोशिका था, उस कोशिका में भी कुछ क्रिया हुआ, उसको हम बोलेंगे आंतरिक श्वसन। क्लियर है? तो चलते हैं भैया। बाह्य श्वसन, गैसों का विनिमय फेफड़ों के वायु कोष तथा रक्त के बीच में सामान्य विसरण द्वारा होता है, इसी को हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। सिंपल सा, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सिंपल ये नहीं कहते भैया ऑक्सीजन नाक में घुस, हम पूरा वायु लेते हैं, ठीक है। अब वायु की बात करें तो एक चीज जान लीजिए, वायु में नाइट्रोजन है आपका 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, आर्गन है आपका 0.93%, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 भी बोला जाता है, 0.04% भी बोला जाता है। तो अब ये सिंपल नहीं कहते हैं भैया ऑक्सीजन आ जा, हम सब लेते हैं सांस, ठीक है, बिल्कुल। तो वातावरण से ली गई वायु में हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0% 3% क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। जबकि हम जो छोड़ते हैं 16% ऑक्सीजन उसी के साथ छोड़ देते हैं, यानी कि 5% ऑक्सीजन हमारा नीचे की ओर जाता है और 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और भी हमारे अंदर से आ रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का फेफड़ों के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना तथा इन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े में पहुंचना गैसों का परिवहन कहलाता है। बात समझे? एक माध्यम है, इस माध्यम से ऑक्सीजन जाएगा और उसी माध्यम से दूसरे माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? तो देख लेते हैं भैया, सांस को हमने पहुंचाया, अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा ये देखते हैं। तो 2 तरह से होगा, पहले ऑक्सीजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए ब्लड काम करेगा, समझे। आपको ब्लड चैप्टर में बताऊंगा। ब्लड में क्या होगा? ब्लड में एक हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन गया, हीमोग्लोबिन इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? HbO2, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कोशिका तक जहां पे आंतरिक शोषण होगा वहां तक किसको ले जाएगा? ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि मान लो लमसम 100% ही आरबीसी में पाए जाने वाले शोषण ढंग हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। अब वो भैया आरबीसी क्या हो गया? जब हम ब्लड पढ़ेंगे ना, तो ब्लड में हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इसमें हम आपको बता देंगे। तो आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा, अच्छा हाँ आप है, चलिए हमारे साथ चलिए। ऑक्सीजन को वो क्या करेगा? कैरी करेगा और ले जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी, ये इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समझे। ये अस्थायी, अस्थायी क्यों है? क्योंकि आगे ये खुद भी टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? बैंगनी होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग क्या हो जाता है? लाल चमकदार, समझे। देखिए हीमोग्लोबिन का रंग क्या है? बैंगनी। अगर ऑक्सीजन नहीं है उसमें तो क्या है? बैंगनी है, और इधर क्या है? ऑक्सीजन के साथ क्या है? लाल। अब देखिए ध्यान रखिएगा, और अशुद्ध रक्त किसका होता है? बैंगनी रंग का। यानी कि जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये किस तरह से दिखता है? लाल। और सिंपल हीमोग्लोबिन किस तरह से दिखता है? बैंगनी। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले तो कोई नहीं चलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जो धमनी है, आगे जब हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो धमनी आपको लाल कलर से दिखलाया रहेगा, और जो सीरा है वो किस तरह से दिखाएगा? नीला कलर या बैंगनी कलर, समझे। इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। तो ये बात समझे
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन मिक्स होता है तो वो किस तरह से दिखने लगता है? चमकदार लाल। एक सामान्य व्यक्ति में ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इससे कम हुआ तो लोग बीमार है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही मेन ऑक्सीजन को ले जाता है। बात समझे? हीमोग्लोबिन घटा, ऑक्सीजन ले जाना घटा, समझे? तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, आपका ब्लड पहले वो क्या करता है, चेक करता है, तो देखता है हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन कम है, लोहा की कमी है, लोहा कमी है तो कहेगा सेब खाने के लिए, समझे? या कोई टैबलेट देगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं गैसों के परिवहन में ऑक्सीजन का देख लिए कैसे कैसे जा रहा है। अब देखिए CO2 वो बहुत ही आसान है परिवहन करने के लिए। CO2 निकला होगा कहीं ना कहीं से प्रयोग होने के बाद, और वो कहाँ आ गया होगा? नाक में आया और फिर हमने उसको छोड़ दिया। एक चीज और देखिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है। ये क्या करता है? आदमी का जान ले लेता है। देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को लीजिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाइए और इसको सेल तक ले आइए। ये है इसका काम। लेकिन हीमोग्लोबिन ऐसा चुट्टा है कि उसको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाए ना तो कहेगा ऑक्सीजन छोड़, हट हट हट, हम तुमको नहीं ले जाएंगे। हम किसको ले जाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ही हम ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा ग्लूकोज टूटेगा? नहीं टूटेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, जहरीली गैस है, दम घुटने से मौत हो जाएगी। इसलिए आप देखिए होइएगा कि ठंडी के समय में कोई आदमी अपने घर में रूम में आग जला के सोता है तो दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, या कहीं आग लग जाता है तो सुनते होइएगा कि धुआं बढ़ गया, धुआं बढ़ने से उसके दम घुटने से मौत हो गई। धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का है, अब हीमोग्लोबिन का नहीं, अब हम तोड़ा नहीं लो जब, अब हम किसको ले जाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, मार देता है दम घुटने से। तो देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का आकर्षण बल कितना है? 250 गुना, 250 गुना ज्यादा है। ऑक्सीजन ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसमें हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त क्षीणता भी हो जाती है। एक बीमारी है एनीमिया, समझे? या दम घुटने से ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा। इसलिए बंद कमरे में कभी भी आग जला के मत सोइएगा, कभी भी नहीं। CO की विषाक्तता रक्त के ऑक्सीजन की वहन क्षमता को घटाती है। भाई विषाक्तता है, ऑक्सीजन ले ही नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव समझे, एक अलग टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसमें से, ध्यान रखिएगा। चलते हैं बेटा, अब बाह्य शोषण से आ गए किस पे? आंतरिक शोषण। फिर से एक बार थोड़ा समराइज कर देते हैं। कैसे समराइज करें? नाक हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने छोड़ा। बाह्य शोषण पूरा एक प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया कैसे हुई? नाक स्वरयंत्र, स्वरयंत्र के बाद स्वरयंत्र, इसके बाद श्वसनी, श्वसनिका, श्वसनिकाएं, वायु कोष्ठक। याद आया? ये था आपका पूरा क्या हुआ? परिवहन हुआ। परिवहन हो गया बेटा। परिवहन कैसे कैसे हुआ आपने देखा? ऑक्सीजन का परिवहन इधर की ओर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इधर की ओर हुआ। बीच में हमने एक टॉपिक और भी देखा जो ऑक्सीजन से ज्यादा जुड़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये पहुंच गया आपका सेल में। किसमें पहुंचा? सेल। सेल को हम बोलते हैं कोशिका। किसमें पहुंच गया? कोशिका में। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं ना? कोशिका में पहुंचा। कोशिका में क्यों पहुंचा? क्योंकि कोशिका में ग्लूकोज रखा हुआ है। याद आया? C6H12O6 यहाँ पे पहले से रखल है। अब ग्लूकोज नहीं रखल है, कुछ और रखल है, पाइरुवेट रखल है, वो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन आया। अब ऑक्सीजन आया किस फॉर्म में? हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के साथ जुड़ के हीमोग्लोबिन क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ आके ये दोनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन इसमें घुस जाएगा। और यहाँ पे जो चीज रहेगा, कौन चीज रहेगा? ग्लूकोज रहेगा। ग्लूकोज को ये तोड़ेगा, मारपीट करेगा इसके साथ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होगा, और दूसरी बात जो खाद्य पदार्थ है ग्लूकोज, उसका ऑक्सीकरण होगा, यानी कि यहां से आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। तो देखिए भैया, रुधिर परिसंचरण ब्लड के माध्यम से ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचता है, और हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। अभी यही बता रहा था ना, ये टूट गया। अब आइए इधर, यहां पे जो ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन बहुत सारे एंजाइम की सहायता से कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विखंडन होता है। कुछ नहीं होता है, आपको याद कीजिए पाचन तंत्र में ग्लूकोज का फॉर्म बन चुका था।
ग्लूकोज का फॉर्म को लाएगा कौन? ब्लड। कहां पे? कोशिका में। कोशिका में जाने से पहले उसको 2 थप्पड़ मारेगा ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज है यहाँ पे C6H12O6। ये कहेगा भैया ये 6 वो कार्बन वाला है, ये कहेगा हम 3 वो कार्बन वाले को एंट्री देंगे, समझे? 3 वो कार्बन वाला आ जाता है यहाँ पे, इसको पाइरुवेट बोला जाता है, जो हम आगे देख लेंगे कैसे होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे आने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे आया, HbO2, ये यहाँ पे Hb अलग हो गया, O2 अलग हो गया, ये O2 इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और भी एंजाइम इसकी सहायता करेंगे। अब बदले में आपको क्या बना के देगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। कोई दिक्कत? आप देखिए, ये समझ गए? खत्म है। श्वसन के प्रकार 2 तरह के श्वसन होते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है। एक हवा के साथ जो श्वास लेते हैं और एक बिना हवा के, ठीक है? तो हवा के साथ जो लेते हैं वायु के साथ वायवीय, और जो नहीं लेते हैं वायु के साथ उसको अवायवीय। सिंपल है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। इसमें ग्लूकोज पूर्ण अपचयन हो जाएगा और इसमें अपूर्ण अपचयन होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पानी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। इसमें क्या होगा? एथेनॉल निकलेगा, लैक्टिक एसिड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और छोटा मात्रा में ऊर्जा निकलेगा। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगा और यहाँ पे कम मात्रा में ऊर्जा, यानी कि यहाँ पे 36 निकलेगा और यहाँ पे 2 निकलेगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो होगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य भी समझे? ठीक है, सेल के अंदर जब जाते हैं ना तो ये वाला जब है ना कोशिका द्रव्य होता है। इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस बोला जाता है, समझे? तो ये वाला वायवीय शोषण कोशिका द्रव्य में होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? यहाँ पे केवल कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ पे 36 ATP निकलती है। ATP क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 ATP निकलता है। अच्छा, वायवीय शोषण का उदाहरण है मानव और इधर का उदाहरण है इष्ट, समझे? अब थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या है? बता देते हैं। इसको देखिए, ग्लूकोज याद है, खाना खाने के बाद ग्लूकोज बन गया था। ये ग्लूकोज अब कहाँ जा रहा है? कोशिका में। कोशिका में जाने से पहले कोशिका उसको 2 थप्पड़ मारेगी, भाई मेरे अंदर जाना है तो 2 हिस्सा में टूट। ये 2 हिस्सा में टूट के क्या बन गया? पाइरुवेट। क्या बन गया? पाइरुवेट। ये C6H12O6 जो है 6 कार्बन वाला है। पाइरुवेट कितने कार्बन वाला है? 3। इसको तोड़ दिया 2 हिस्सों में, बस समझा? उसका कैपेसिटी नहीं था कोशिका का, पाइरुवेट टूटा। पाइरुवेट और थोड़ा ऊर्जा भी बना। अब पाइरुवेट जो है ना 3 तरफ से टूटेगा। एक टूटेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक टूटेगा जहां पे ऑक्सीजन का अभाव होगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा, उसको हम कौन सा शोषण बोलेंगे? अवायवीय। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा उसको वायवीय शोषण। अब इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ये पाइरुवेट टूटता है 3 कार्बन वाला, ये बनाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा। वो मात्रा कितनी है? 2 ATP। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2, जल बनाता है H2O और एनर्जी 673। ये कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल का ही एक पार्ट है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर घर बोला जाता है, ऊर्जा घर, पावर हाउस, समझे? ये यहाँ पे मिलती है 36 ATP। कभी कभी क्या होता है, हमको मेहनत वाला काम करना पड़ता है तो हमको एनर्जी ज्यादा लगता है, तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। उस समय हमारी मांसपेशियां क्या होती है? हमें एनर्जी देती है। तो वहां पे ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल निकलता है और क्या निकलता है? ऊर्जा। इसीलिए जब हम मेहनत वाला काम कोई करते हैं, कोई भारी सामान उठाना या खेल कूद वाला काम, तो हमारा शरीर में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी मांसपेशियां क्या छोड़ रही है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे आप कहिएगा भैया ATP क्या है? एक नया टर्म आ गया। ATP का जो फुल फॉर्म है बेटा, उसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। ठीक है, ये है क्या भैया? कुछ नहीं, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, जब हम सोते हैं, हम तो खाना खा लिए, खाना खा के सो गए, सांस तो मेरा चल रहा है, सबका सांस चलता है, जा रहा है ऑक्सीजन, ये सारी क्रिया हुई, कोशिका में गई, कोशिका ने क्या किया? उसको तोड़ा और हमको एनर्जी दिया। एनर्जी किसके फॉर्म में दिया? ATP के फॉर्म में। ये ATP आपके शरीर में ऊर्जा संचित रहती है, मतलब स्टोर हो जाती है। किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। जब आपको ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये ATP दे देता है। कहेगा ATP आता कैसे है? तो कुछ नहीं होता है, आपके पास पहले से ना ADP रहता है। क्या रहता है? ADP। ये आपके पास रहता है, जिसको हम ADP बोलते हैं।
एडिनोसाइन फॉस्फेट पहले से है, लेकिन जब आप ऑक्सीजन लेते हो और आपका ग्लूकोज टूटता है तो एक फॉस्फेट उसमें क्या हो जाता है और भी जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है एटीपी। एटीपी को क्या बोलेंगे एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, और एडीपी को क्या बोलेंगे एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। बात समझे? और जब हमको जरूरत होता है तो वही ऊर्जा में यूज करता है। कोई दिक्कत? लाइक कमेंट शेयर